दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने एक नए मेहमान को लेकर। ज्ञान की बातें होंगी, ध्यान की बातें होंगी और आत्मचिंतन के ऊपर बातें होंगी। हम लोग आजकल बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, जैसे माइंड हमारा लोगों का एक जगह स्टेबल नहीं रहता है या उसकी रफ्तार और जो गति है, वो बहुत जगह घूमती रहती है। उसको कहीं न कहीं किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या उन सब चीज़ों के ऊपर अगर हम चाहें, तो अपने ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग नहीं करते हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूँढने के लिए आज हम आए हैं हीलिंग कोच के पास। तो जानते हैं उनसे कि क्या फ़ील्ड उनका है, किस तरह से वो काम करती हैं, सोसाइटी में क्या उसका फ़ायदा है। तो हम आज आपकी मुलाकात करवाएँगे मैडम मधु पंडित जी से। तो जानते हैं उनसे, उनकी कहानी और जो वो काम करती हैं समाज में, उनके बारे में। मैम वेलकम टू आवर शो। Thank you, sir. Thank you so much for this beautiful opportunity. राइट। मधु जी, जो हमारी जो बात हुई, जो आपके बारे में हमने पढ़ा, जी। थोड़ा-सा पहले अपने बारे में आप बताइए, मधु पंडित आप कैसे डिस्क्राइब करती हैं? मधु पंडित मैं अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब करूँगी जो बहुत ही दिल से बहुत इनोसेंट सा बेबी, हुँ, जिसको नेचर से बेइंतहा प्यार है राइट, और नेचर के साथ-साथ जानवरों से भी बहुत प्यार है। आई लव ऑल द एनिमल्स क्रिएटेड बाय गॉड एंड बिसाइड्स दैट आई लव फोटोग्राफी। सो मेरा इससे पहले जो प्रोफ़ेशन है, वो मेरी आत्मा का जो पहला हिस्सा है, वो फोटोग्राफी से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है और काफ़ी साल फोटोग्राफी की, अभी थोड़ा-सा बैक सीट ले गई है बिकॉज़ वेलनेस जो मैं अभी रीसेंट काम कर रही हूँ, दैट हैज़ टेकन द फर्स्ट सीट राइट नाउ। बट दिल के दोनों ही पहलू बहुत करीब हैं। तो फ़ोटोग्राफ़ी एक तरह से कह सकते हैं आपका पहला प्यार है और पहला पैशन है। जी, जी, तो जी। कभी आपने सोचा नहीं कि उसको एक्सप्लोर किया जाए? क्योंकि आजकल फ़ोटोग्राफ़ी में बहुत सारी चीज़ काम हो रही हैं। हाँ जी, उसको बहुत साल एक्सप्लोर किया। सो आई हैव डन बेसिकली lot of photography with different advertising agencies हुँ, and we have done lot of fashion shoots, product shoot, food shoot and I have done various exhibition in Delhi, Mumbai and Chandigarh of course. So जिसमें मेरे 2 शोज़ बहुत फेमस हुए हैं। पहला शो रहा फ्रेग्रेंस ऑफ इटर्निटी, which is जो कि सारे फूलों से जुड़ा हुआ था वो। उसमें फ्लावर्स एंड आइस के कॉम्बिनेशन को किया हुआ है। उसको कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी से जानते हैं हम लोग। राइट, द व्हेन यू आर visualizing something and then you are clicking that visualization, basically it's not a realistic art। हुँ, हुँ, उसको क्रिएट करके जब हम खींचते हैं तो उसको कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी बोलते हैं। राइट, तो पहली सीरीज़ थी फ्रेग्रेंस ऑफ इटर्निटी, दूसरी सीरीज़ थी चाँद पर। तो ओके, द महनाज़ द मून जो बहुत फ़ेमस हुई दिल्ली और मुंबई में, ऑफ़ राइट, कोर्स यहाँ पर भी हुई। हुँ, हुँ। तो फ़ोटोग्राफ़ी तो मतलब चल ही रही है। थोड़ा-सा अभी समय की कमी के कारण अ, उसको थोड़ा मैंने पीछे रखा हुआ है। तो मैं भी आजकल जैसे ना आजकल इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं देखता हूँ कई बार बच्चे वो कैमरा इस तरह सेट करते हैं, पीछे पत्ते को घुमा देते हैं और उसके बीच में फ़ोटोग्राफ, तो बहुत लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं उसमें जी, भी। तो जी। फ़ोटोग्राफ़ी सिर्फ़ अब उतना नहीं रह गया कि आपने किसी की पिक्चर क्लिक किया, पिक्चर क्लिक करने के भी एंगल्स बहुत हो गए हैं। राइट, तो आई एब्सोल्युटली। थिंक हमने जो एंगल लगा रखा है वो भी थोड़ा ठीक ही है, ज़्यादा खराब नहीं है, हम इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, बट यू आर एन एक्सपर्ट। अच्छा मधु, जो आप काम करती हैं, जी, वेलनेस जो आप कोचिंग करती हैं जी। और उसके साथ में जो स्पिरिचुअल हीलिंग की आप हुँ, बात करेंगे। हुँ। पहले हम वेलनेस के ऊपर बात जी। करेंगे, व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ इन वेलनेस? क्योंकि नॉर्मली ना वेलनेस में लोग मानते हैं कि अगर मैं बीमार हुआ, मैं ठीक होऊँगा तो मैं वेल हो गया, तो इट्स अ वेलनेस। या फिर आजकल एक बड़ा इन कांसेप्ट है मेंटल हाइजीन का, हुँ, जिसके हुँ। ऊपर आप काम करती हैं। जी। तो लोग बहुत तरह की हाइजीन पे काम करते हुँ, हैं। हुँ। मेंटल हाइजीन बेसिकली होता क्या है? कि अपने दिमाग का कूड़ा निकाल के बाहर फेंकना या उसकी सफाई करना? राइट। अ, हाँ जी, तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सो मेरा जो वेलबीइंग प्रोग्राम है, तो राइट, इसमें हम 4 पहलू डिस्कस करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या चाहे वो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स हैं। सो 4 पहलू क्या है, शुरुआत तो शरीर के स्तर से होती है, राइट, क्योंकि ग्रॉस जो लेवल है, राइट, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। सो फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस एंड सोल वेलनेस, राइट। ये 4 तरह की चीज़ों को इनर वेलनेस जो मेरी कंपनी है, इन 4 मुद्दों पे काम बात करती करता है। है। और ऑफ कोर्स व्हेन यू सेड कि मेंटल हाइजीन क्या है,
कि अंदर का कूड़ा इन द सेंस जो भी हमारे ग्रजेस हैं, रिजेंटमेंट है, या बॉदरेशंस कह सकते हो आप, उनको साफ रोजमर्रे के जीवन में कैसे साफ करना है, क्योंकि जब तक जीवन है देखो परेशानी तो रहेगी बिल्कुल रहेगी, है ना। दिन है तो रात है, बिल्कुल रात है तो फिर सुबह है, बिल्कुल तो ये तो सृष्टि का नियम है। सिमिलरली जब हम इस संसार में आए हैं तो कष्ट स्वाभाविक है, राइट लेकिन उसको करेजसली हमने कैसे फेस करना है, वही उसी मुद्दे पे मेरी कंपनी या बीइंग अ कोच आई वर्क ऑन दैट बेसिकली। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि देखो ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि हम इंसान हैं, भगवान तो बन नहीं सकते, जी गलतियां तो हर कोई करता है। बिल्कुल कुछ लोगों के पास्ट रिग्रेशन होते हैं, कुछ लोगों के लाइफ के होते हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम चाहते ना चाहते हुए हमसे हो जाती हैं, जी लेकिन हम उसके लिए ना बाद में बहुत अपने आप को कर्ज फील करते हैं कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया या मैंने ऐसा क्यों कर दिया। राइट। तो उसका जिंदगी में कितना प्रभाव पड़ता है या उसको आप कितना हेल्प करती हैं लोगों को उससे बाहर लाने के लिए? देखिए वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की सेंसिटिविटी पे। राइट तो सेंसिटिव जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा अपने दिल पे लगा लेते हैं जी ना, तो उनको उनका जो फाइल कह लो या मेमोरी लेवल कह लो, हम्म, जिसको हम संस्कृत में चित्त बोलते हैं, जी उनके चित्त में वो जो अनप्लेजेंट मेमोरी है वो भर गई है। ओके तो उसको क्लीन करने में डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द पर्सन, राइट उसमें थोड़ा वक्त लगता है। ओके तो मैं बोल रही थी कि जितनी लंबी पर्सन की फाइल है जो अनप्लेजेंट मेमोरी की है, तो अगर आप सेंसिटिव हैं तो उसके साथ साथ सेंसिबल होना उससे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल तो वो दोनों कॉम्बिनेशन जब लाइफ में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इमोशनली फील करिए, क्योंकि जीवन में फील नहीं किया तो भी आप क्या निर्जीव निर्जीव है, जीवों के क्या लिए निर्जीव फिर है। क्या करने आया? बिल्कुल मान लीजिए एक सुंदर सीनरी देखी, उसको अनुभव ही नहीं कर पाए, तो फिर क्या फायदा है इस प्लेनेट पे आने का? लेकिन उसके साथ-साथ अपनी सेंसिबिलिटी पे काम करना बहुत आवश्यक है, बहुत वो कहते हैं ज़रूरी ना हम लोगों की आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो पीछे का है उसको हम छोड़ते नहीं, उसको है। साथ लेके चले हैं, और जो अभी आया नहीं है उसको घसीट पिटीट के आज की जिंदगी में ले आते हैं, और जो आज जिंदगी है उसको हम जीना ही नहीं चाहते। जी, 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 ये जी। कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस पे मेरी खूबसूरत ट्रेनिंग रहती है, हाउ टू फ़ील द प्रेज़ेंट मोमेंट, राइट हाउ टू कम अगेन एंड अगेन, क्योंकि मन का स्वभाव है या तो पास्ट में जाएगा या फ्यूचर में फ्यूचर में जाएगा। जाएगा तो मन प्रेज़ेंट मोमेंट में बहुत कम रहता है। प्रेज़ेंट मोमेंट में कम रहता है, तभी हम दुःख को अनुभव करते हैं, तभी हमसे गलतियाँ भी होती हैं। व्हेन यू आर वर्किंग प्रोफेशनली, व्हाई मिस्टेक्स आर हैपनिंग, बिकॉज़ योर attention span is diverted in past or in future, जी that's why the mistakes are happening. So उसको present moment में लाने के लिए क्या करना चाहिए? So शरीर जो है आपका और सांस जो है वो वर्तमान क्षण में रहता है। शरीर को अनुभव करें कि आपके शरीर में कहाँ कहाँ संवेदनाएं हो रही हैं, यानी सेंसेशन कहाँ हो रही है, इज इट इन द हार्ट रीजन or in the stomach region, or maybe you are feeling some kind of sensation in the foot or hand, राइट तो शरीर पे ध्यान लाएंगे तो अपने आप वर्तमान क्षण में आएंगे। दूसरा, भगवान ने सांस, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सांस जो है वो वर्तमान क्षण में है ना, आ रही है, जा रही है, इट इज कमिंग इन आउट, इन आउट। और वर्तमान क्षण टोटल शांति प्रिय है, जिसमें ना कोई राग है, ना द्वेष है, ना चिंता है। आप एक सेकंड के लिए, ये वर्तमान क्षण है। मौन की जो स्थिति है वो सबसे उत्तम है। जी मेरे को लग रहा है हम लोग ना कहीं एक और चीज पे कनेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक यू एंड मी बोथ आर फॉलोइंग श्री श्री गुरुदेव रविशंकर जी। जी जी सो बिकॉज वो हमेशा ये कहते हैं कि जिंदगी इस क्षण में है, जो राइट आज है वही सब कुछ है, जी पिछला चला गया, आने वाले का पता नहीं है, जो है जी उसी में जियो। जी तो कहीं ना कहीं हमारा एक कनेक्ट और आपस में बिल्कुल निकल के बिल्कुल। तो आता है। मेरे स्पिरिचुअल मास्टर श्री श्री रविशंकर ही हैं। मैं ओके जो भी कुछ हूँ उनकी कृपा से हूँ, और आर्ट ऑफ लिविंग में मैं काफ़ी सीनियर टीचर हूँ, और उनका मीडिया, उनका योगा, उनका गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, ये सारे तीनों डिपार्टमेंट्स मैं बहुत सालों से देख रही हूँ। इट्स बीन 17 years when I formally started my spiritual journey. He is the base, like राइट for my spiritual journey, you can say that. अब मैम हम बात करेंगे जो आप स्पिरिचुअल हीलिंग पे बात करती हैं,
जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, हम ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को ना, हर किसी का स्पिरिचुअलिटी का एक अलग लेवल है। जी। वही आपकी बात है, किसी का चित्त है, किसी का मन है, किसी का कर्म है। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं ना कि आई एम स्पिरिचुअल, तो वो आपकी बात आज आपके ऊपर ना एक धर्म का ठप्पा लग जाता है कि आप तो धार्मिक हो। धार्मिक होना हालांकि कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो धर्म को इस तरह से कहते हैं कि नहीं, आप तो ना वो ढकोसले में ज्यादा हो, आप दिखावे में ज्यादा पड़ते हो, जबकि धर्म दिखावे की चीज नहीं है, धर्म मानने की चीज है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस थिंग? So my spirituality is totally based on two, three factors. One is humanity. राइट। कि आप human, as a human being, what you are doing for yourself first Right. of all. क्योंकि आप सही हैं तो आप अपने परिवार को सही रख सकते हैं, आपका परिवार सही है तो आप सोसाइटी में सेवा भाव रख सकते हैं, कुछ भी जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। तो दूसरा पहलू है कि व्हाट यू आर गिविंग बैक टू द नेचर। राइट। आप नेचर से, जहाँ से हमें सब कुछ मिल रहा है, उसको वापस देने के लिए आप क्या कर रहे हैं। मेरी स्पिरिचुअलिटी ह्यूमन बीइंग वर्सेस नेचर पर आधारित है। बिल्कुल। तो ये दो पहलू रहते हैं। ऑफ कोर्स फिर उसमें आपकी अपनी निष्ठा है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी कर्म पूजा में निष्ठा रखते हैं, विधि से संपूर्ण होकर जो भी आप पूजा करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बट अगर वो पूजा ही क्या जिसमें आपने दूसरे व्यक्ति का मन दुखा दिया, तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि दिलों में कौन है। तो सबके अलग अलग आंसर होते हैं, पर दिल में तो परमात्मा वास करते हैं, या जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं वो हमारे दिल में है। तो सबसे सुंदर बात स्पिरिचुअलिटी में मैं ये सिखाती हूँ कि किसी का दिल मत, चाह कर भी आप मत दुखाइए दिल, क्योंकि दिल में वो निरंकार वास कर रहा है। या जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो आप उसमें बिटरनेस या रिजेंटमेंट या सैडनेस क्यों कैरी करना है, या किसी के लिए क्रोध क्यों कैरी करना है। व्हाई यू आर कैरिंग दैट garbage or that negativity in your heart. So वो मेरी spirituality का बेस है, and love is the base of my spirituality. So प्रेम जो है वो संसार का सबसे सुंदर और सबसे सत्य एलिमेंट है ना। और हमारी आत्मा के तीन स्वरूप अगर मैं बोलूं तो प्रेम है, आनंद है और शांति है। ये स्पिरिचुअलिटी का बेस है। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी में अगर हम बात करें, जो लोग धर्म के साथ इसको जोड़ते हैं, उनका ये मानना है कि पूजा पाठ करना किसी भी तरह की, किसी भी रूप में, और किसी भी तरह का कर्म कांड, वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक रास्ता है। आप उसके लिए कितना सही मानते हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पूजा करने का टाइम नहीं है, मैं अपने मन में ही कर लेती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं जैसे आप खाना खाने के लिए टाइम निकालते हो, तो आपको पूजा पाठ करने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए कि आप ये तो नहीं कहते मैंने सोच लिया और खाना खा लिया। इसी तरह से आप ऐसा भी सोचते हैं मैंने मन में सोच लिया और पूजा होगी। इसके ऊपर आपका क्या थॉट है? मैं दोनों के साथ सहमत हूँ। मैं ना बहुत ओपन माइंडेड हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग कर्म योगी हैं, है ना, जो अपने कर्म को नित्य नेम से करते हैं, जिनके कर्म में बहुत पवित्रता है, जो दूसरों, जो अपने लिए तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों की भी कर्म क्षेत्र में मदद करते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल मेरे घर में है। माय हस्बैंड, ही इज अ टोटल कर्म योगी। तो ऐसे इंसान अगर पूजा नहीं भी कर रहे तो कोई नहीं। और मैं बिजनेस में बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलती हूँ, जैसे I should name it or not. If I can say, I met recently Trident के MD दीपक, मिस्टर दीपक नंदा। वो इतने बड़े कर्म योगी हैं, और मतलब सुबह उनका दिन शुरू होता है 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करते हैं। ऑफ कोर्स इन द मॉर्निंग ही मस्ट बी हैविंग हिज मॉर्निंग रिचुअल्स एंड ऑल, बट ऐसे कर्म योगी अगर पूजा नहीं भी करते तो चलेगा। लेकिन अगर आप दूसरे पहलू पे बात करें तो मैं खुद बहुत पूजा करती हूँ। आई रियली डू लॉट ऑफ पूजा। मुझे पसंद है। तो मेरे, फिर से मैं बोलूंगी, तो मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि पूजा मैंने क्या, पूजा मैंने when you're full of gratitude, then it becomes पूजा, you know. तो पूजा मेरे अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे जीवन का जो आधार है वो पूजा भी है। तो उसके बिना मैं अपने आप को इनकम्प्लीट मानती हूँ। लेकिन अगर कोई नहीं करता और
1 मिनट की भी प्रेयर कर रहा है, चाहे वो कार चला रहा है, चाहे वो रोटी बना रहा है, चाहे वो बर्तन मान रहा है, तो तुम्हारे दिल की जो तार है, जब तुम्हारे अंदर वो सत्य है और वो प्रेम करने का भाव है ना उस वक़्त, तो वो 1 सेकंड की प्रेयर या 1 सेकंड की प्रेयर इज़ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। अभी आपने जो बात करी, इसके साथ एक चीज़ और जुड़ के आती है कि आज की डेट में ना हमारी जो ज़िंदगी की आपाधापी है, उसमें कहीं न कहीं हमारे जो पर्सनल रिलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जी। वो इसलिए नहीं इफ़ेक्टिव है कि हम उसको इफ़ेक्ट करना चाह रहे हैं। वो हमारा लाइफ़ सर्कल इस तरह से बन गया है, सबकी लाइफ़ बिज़ी है, ट्रैफ़िक उसको आप दोष दे सकते हो। एक सबसे बड़ा हम जिसको सबसे ईज़ी वो कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा किसी पे दोष मरा जाए तो ट्रैफ़िक पे मर दो। उसके बाद हमारे आसपास का माहौल जिस तरह से बन रहा है, जी। हालांकि वो भी हम लोगों ने बनाया है, जो भी जी। बना, हम किसी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट किया है या हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो माहौल बन रहा है। राइट। तो आप कहाँ तक मानती हैं कि जो पर्सनल रिलेशंस हैं, क्योंकि किसी भी आप कह सकते हो किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर दो लोगों का रिलेशन आपस में, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जी। चाहे वो लाइफ पार्टनर्स हैं, चाहे जी। इवन दो दोस्त हैं जी। या इवन बॉस और कुलीग हैं, अगर उनका आपस में रिलेशन अच्छा नहीं है तो वो कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हाउ यू से, क्योंकि आप कॉर्पोरेट में बहुत डील करती हैं, कि इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए क्या एक बेसिक क्वालिटी है जो हर एक में होनी चाहिए? पहला ट्रस्ट, ओके। विश्वास बहुत जरूरी है। दूसरा अगर पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो हम मन का जैसे स्वभाव है ना, डाउट करता है और खास करके अच्छी चीज पे सदैव डाउट करता है। तो बिल्कुल। आपका पार्टनर अगर आपको कह रहा है ना कि आई रियली लव यू, तो आप हमेशा उससे पूछो, इज इट यू रियली लव मी? तो आप हमेशा पूछते हैं कि अच्छा जी ਤੁਸੀਂ सच्ची सानू प्यार कर दो। यू मन का दूसरा स्वभाव है प्रूफ मांगता है, अच्छी चीज पे हमेशा प्रूफ मांगता है मन, कि हाँ मतलब आप प्रेम करते हैं तो मुझे 10 तरह के प्रूफ वो कहते हैं बताइए ना, ना। सोने की प्योरिटी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लोहे का कोई नहीं मांगता। हाँ, तो अगर आप किसी को कह देंगे कि मैं तुम्हें रत्ती भर पसंद नहीं करता, तो आप बिल्कुल नहीं पूछेंगे उस व्यक्ति नहीं, आप से। उससे रीजन ज्यादा पूछेंगे कि करता नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों नहीं करता, कारण तो बता। हाँ, तो मन मन हमेशा प्रूफ मांगता है, जी। मन हमेशा शंका में रहता है। तो जहाँ जब रिलेशनशिप की बात आती है, तो दिल का प्रयोग करना चाहिए। योर राइट ब्रेन शुड फैक्टर, शुड उस वक़्त राइट ब्रेन फंक्शन करना चाहिए। मेरे कहने का भाव ये है। क्योंकि 2 ब्रेन है ना, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग है और रिलेशनशिप में हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, राइट ब्रेन को काम में यूज़ करते हैं, फीलिंग्स को ऊपर ले आते हैं। जबकि वहाँ पर एनालिसिस चाहिए, वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, रीजनिंग चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए। और रिश्तों में क्या चाहिए, मिठास चाहिए, फील चाहिए, है ना। और अगर मान लीजिए आपको किसी अपने पार्टनर की बात गलत भी लग गई, गलत फील हो गया, हर्ट हो गए, तो उसको आप प्रेम पूर्वक कहिए। तो प्रेम पूर्वक हम कह नहीं पाते, तो दूसरा प्रॉब्लम आती है ईगो क्लैश। तो पहला मैंने बोला ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बुद्धा फिलॉसफी की बात करें तो भगवान बुद्ध का पहला 8 फोल्ड पाथ है कि राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग इन द रिलेशनशिप शुड बी द बेस, कि एक मेच्योरिटी, आपकी मेच्योरिटी से आप समझ रहे हैं एक दूसरे को कि अच्छा अगर ये व्यक्ति लेट आ रहा है तो इसके लेट आने का क्या कारण है। ये इंटेंशनली तो लेट नहीं हो रहा, जरूर कोई कारण होगा, है ना। और अगर कोई व्यक्ति आपका प्रिय है, आपसे झूठ बोल रहा है, तो अगर हम ईगो आ गई हमारी, तो हम तो उसको बहुत डांटेंगे ना, ऊंचा ऊंचा भी बोलेंगे। और पर हम ये नहीं सोच रहे कि ये झूठ बोल क्यों रहा है, अति प्रेम है इसलिए झूठ बोल रहा है। तो ये सारी चीजें इन चीजों पे आधारित है, राइट अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है। बट कई बार ये भी कहा जाता है, कहते हैं अगर एक झूठ बोलने से सामने वाले को खुशी मिलती है तो वो झूठ बोल देना चाहिए। तो आप कहाँ तक मानती हैं? हाँ, बिल्कुल बोल देना चाहिए, पर ऐसा झूठ नहीं कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ओके। तो ऐसा झूठ वो नहीं। झूठ नहीं होता। हाँ, ऐसा झूठ की मतलब मान लीजिए, मतलब अक्सर जो पार्टनर्स बोलते हैं कि अरे हाँ हाँ मैं पहुंच ही रहा हूँ, बस मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, जबकि वो अभी आधा ऑफिस में घंटा ही दूर होते हैं। तो इस तरह के झूठ को मैं बोलती हूँ प्यार से स्वीकार कर लेना चाहिए, इस पे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई जानबूझ के लेट नहीं हो रहा। अच्छा मधु, एक चीज और है कि आपने कहा कि दिमाग के 2 हिस्से हैं, लॉजिकल और इमोशंस वाला। जी। लेकिन
अक्सर जब हम कोई भी एक डिसीजन लेना होता है, चाहे वो रिलेशन का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, आपने जैसे कहा कि लॉजिक हम बहुत यूज करते हैं। तो आपका क्या मानना है या आप क्या सोचती हैं कि लॉजिक नहीं यूज करना चाहिए? क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं, लेकिन वहां पे लॉजिक ही एक्चुअल में काम कर रहा होता है। वो कहते हैं दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, अब दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। जी। तो ये जो द्वंद है, इसमें किस टाइम पे दिल और किस टाइम पे दिमाग सोचना चाहिए? सो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस फैक्टर है। राइट। सो देखिए, जब जब हम काम काम में डिसीजन ले रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, कि वो काम क्रिएटिविटी वाला काम है, आपका डिजाइनिंग से रिलेटेड काम है, आपका आपका अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें फीचर राइटिंग है या हार्ड राइटिंग है ना, डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ योर वर्क। सो उसमें मैं कहती हूँ मिश्रण जो है ना, जो राइट और लेफ्ट ब्रेन का जो मिश्रण है, बहुत खूबसूरत मिश्रण है। जितनी खूबसूरत फिल्में बनी, आप संजय लीला मंसाली की देख लीजिए, यश चोपड़ा साहब की देख लीजिए, तो ये खूबसूरत मिश्रण है एक इमोशनल इंटेलिजेंस का, है ना। तो उन्होंने उसको इमोशंस को भी दिखाया है और लॉजिकल थिंकिंग भी दिखाई है। So similarly, when we are working in the professional world, depending upon your work criteria, of course, if you are a marketing executive or sales executive, पर इंडिया की जो मार्केट है वो सारी की सारी भावनाओं पे, आप एड्स देखिए, भावनाओं पे आधारित है। तो हम जो है वो इंडियंस जो है वो बहुत इमोशनल फूल्स भी जाने गए हैं। तो मैं इस चीज को कहना चाहूंगी बहुत स्ट्रांगली कि इन दोनों के मिश्रण को जब हम अपनी पूरी कैपेबिलिटी से यूज करते हैं तो बहुत खूबसूरत बात है ये। तो रिश्तों में अगर थोड़ा नमकीन हो गया है तो वहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करना चाहिए, कि थोड़ा लॉजिकली आंसर भी दीजिए ताकि दूसरा व्यक्ति कन्विंस हो सके। लेकिन आप उस लॉजिकल आंसर को कितना प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अगर वही लॉजिकल आंसर आप बहुत क्रोध से बोल रहे हैं या इगोइस्टिकली बोल रहे हैं, तो वो लॉजिकल आंसर फिर हर्ट कर जाएगा। लॉजिकल आंसर हर्ट नहीं करता, द वे यू आर स्पीकिंग अबाउट दैट ट्रुथ वो हर्ट करता है। मतलब आपकी बात कई बार सही होती है लेकिन कहने का तरीका गलत होता है वहां पे जाकर। वो कहते हैं ना, जिंदगी का मजा ना तीखे में है ना मीठे में, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। अच्छा, अभी आपने बहुत अच्छी एक बात करी, आपने मूवीज की बात करी, उसमें इमोशन और लॉजिक आपने दोनों बात करी। मतलब मेरा कोई पर्सनल सवाल है, मेरे दिल के बहुत करीब यश चोपड़ा जी की मूवी है सिलसिला। वो इमोशनली और लॉजिकली आप उसको कहाँ पे सही मानते हैं? क्योंकि उसमें दोनों चीजें हैं। हाँ, देखिए अब इसके बारे में मैं क्या क्योंकि जो उनका कैरेक्टर है अपनी तरफ से वो इमोशनली वो बिल्कुल सही है लेकिन लॉजिकली गलत है। लेकिन अगर जया भाद्री को देखा जाए वो लॉजिकली भी ठीक है, इमोशनली भी ठीक है। तो आप कहाँ पाती हैं उसको? नहीं, ऐसे संसार के नियम के अनुसार तो फिर जया भाद्री जी को सही ठहराया जाएगा। तो बाकी प्रेम, देखिए प्रेम जो है वो प्रेम पे कोई कंट्रोल नहीं है। सो आई थिंक सो रेखा वाज हिज फर्स्ट लव ना, तो फिर शादी शायद उनसे हो जाती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाँ, तो दोनों किरदार जो अपने आप में बहुत खूबसूरत किरदार है, लेकिन ये आफ्टर मैरिज, if there is a normal friendship then it's fine, but if there is more than friendship then the wife is definitely going to object. तो उसमें यही है। अच्छा, मधु, आप जो अपना जो कोचिंग करती हैं, जो आप वेलनेस या जो हीलिंग आप करती हैं, ये आपका किस तरह से रहता है? आप जैसे ग्रुप्स में भी करती हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग शाय नेचर के होते हैं, ये बहुत ओपन नहीं होते, वो अपनी बात नहीं कह पाते। तो कोई 1 to 1 अगर आपके पास आना चाहे तो इज इट पॉसिबल? या ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। मेरे ज्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफिस प्रीमिसेस में ही रहते हैं। जैसे आई एम ऑलवेज अवेलेबल, उसके लिए यही आपको अपना स्लॉट बुक करना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली 1 to 1 में ना लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर हम बात करेंगे तो शायद कहीं लीक ना हो जाए। बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि कोई भी कोच है, वो कोच बना ही इसलिए है बिकॉज वो जीवन को समझता है, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी को समझता है कि आपका जो कोई अगर एक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आप एक कोच के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो कोच कभी भी किसी को बताएगा नहीं। सो लोग इंडिया में स्पेसिफिकली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पीपल
still feel very hesitate to come to the coaches. You know, लोगों में वो दलेरपन नहीं है. People take lot of time to come to the coaches. Of course, पर किसी ने योग या meditation सीखनी है, then people don't hesitate. लेकिन अगर किसी का relationship conflict है या वो life के किसी ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर वो अपने आप को सही तरह से टटोल नहीं पा रहा या सही डिसीजन नहीं ले पा रहा, तब लोग बहुत हेजिटेट करते हैं आने के लिए. मैं बहुत इसको स्पष्टता से कहूंगी. मधु, अगर चलते चलते हम लास्ट में आपसे एक चीज जानना पाए कि एक इंसान अगर अपनी जिंदगी को, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत अच्छे से, लेकिन एक ठीक ठाक रिलेशंस के साथ हंसी खुशी बिताना चाहे, तो क्या 2 टिप आप देना चाहेंगी जो एक आम इंसान के लिए काम है कि अगर आप इस पे काम कर लो तो शायद आप सबकी जिंदगी एक अच्छे तरीके से चल सकती है, जिसमें बम्पी राइड थोड़ी कम होगा. राइट. सो सबसे पहला, बहुत खूबसूरत सवाल है. तो सबसे पहला सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहिए. सेल्फ लव, सेल्फ केयर ये नहीं कि आप दूसरों के प्रति इररिस्पॉन्सिबल हैं या दूसरों को केयर नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये कहूंगी कि 1 घंटा आपका जो जीवन का है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप रोज का 1 घंटा अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो 45 मिनट, जिसमें 10 मिनट आप प्राणायाम, ब्रेथ वर्क या 20 मिनट नेचर वॉक, ब्रिस्क वॉक करें, है ना. और थोड़ा सा मन को शांत रखने के लिए थोड़ा ध्यान करें. तो 1 मिनट का ध्यान या 10 मिनट का ध्यान पर करें जरूर. ये आपके जीवन का बेस होना चाहिए या जीवन का एक अहम अंग होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ. और मेरा तो पिछले जब से मेरी फॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है, शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब मैंने ब्रेथ वर्क, प्राणायाम या सैर ना की हो. ये मतलब मेरे जीवन का इनके बिना मुझे लगता है मैं बिल्कुल अधूरी हूँ. दूसरा, इमोशनल जर्नल लिख सकते हैं अपनी मन की भावनाओं को और समझने के लिए, स्पेशली जो बहुत इमोशनल लोग हैं या जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनको लिखना चाहिए. उससे आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी कि यार ये वाले इमोशंस तो मेरे बिल्कुल बेकार में ही मैं सोच रही हूँ, ये तो कोई मायने ही नहीं रख रहे रियल लाइफ में. पर कुछ इमोशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन यू विल बी एबल टू जस्टिफाई और क्लैरिफाई दोज इमोशंस टू अदर पर्सन इफ इट इज रिलेटेड टू अदर पीपल. इमोशनल जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. रोज नहीं लिख पाते तो हफ्ते में 2 दिन लिखिए, पर लिखिए जरूर. तीसरा, जिस भी परिवार में रहते हैं उनके साथ समय जरूर बिताएं. समय, चाहे क्वालिटी समय, चाहे वो 10 मिनट का है. आप उनके साथ चाय पी सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, जिनके साथ भी रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अकेले रह रहे हैं, जैसे कोई यंगस्टर्स हैं जो दूसरे शहर में जॉब करने गए हैं, तो रात को अपने माता पिता से बात करें या अपने बहन भाई से बात करें. तो बात करना वो बहुत कम हो गया सोसाइटी में. सो मैं पीछे एक बहुत सुंदर एक फंक्शन में गई थी कि डायलॉग, जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है वो कम हो गई है सोसाइटी में. मे बी इट्स बिकॉज ऑफ सोसाइटी और टेक्नोलॉजी और समथिंग, यू नो. सो द लास्ट थिंग इज टू टॉक टू योर लव्ड वन. ये बहुत जरूरी है. इवन व्हेन यू आर वर्किंग प्रोफेशनली, अपने बॉस या अपने पीयर्स से जरूर बात करें, करनी चाहिए. बातों से बहुत चीजों का समाधान है. मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमारी जो जनरेशन है, हम लोगों को बड़ी आदत होती थी डायरीज लिखने की. आजकल शायद वो कहीं ना कहीं लोगों का छूट गया है. अगर वो डायरीज पे दोबारा काम किया जाए तो शायद बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी समस्याओं के हल मिल सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं क्लास 5 से लिखती आ रही हूँ डायरी, तो मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है वो कहते हैं ना, आपको कभी बुक लिखनी पड़े जिंदगी में तो वो डायरियां काम आएंगी. आप बुक लिखना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए. मधु, बहुत मजा है आपसे बात करके. और एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स हैं जो हमारी सबकी जिंदगी में चले हुए हैं. हम सिर्फ उस पर काम नहीं कर पाते या हमें उसके लिए डायरेक्शन नहीं मिल पाती. तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे हमारी जो आज बात हुई है, इससे हमारे दर्शकों को बहुत सारी नई चीजें देखने को और सुनने को मिली होंगी, और शायद वो अपनी जिंदगी में कुछ एक नया परिवर्तन ला सके, जिससे उनकी जिंदगी भी थोड़ी हंसी खुशी के साथ हो, थोड़ी अच्छी बीत सके. तो मिलते हैं जिंदगी किसी और मोड पे दोबारा कभी. तो तब अभी तक के लिए हम आपसे लेंगे इजाजत. नमस्कार. थैंक यू.